हमने कांग्रेस की सरकार के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास किया और कांग्रेस की सरकार न सिर्फ महिलाओं पर घर बैठे अत्याचार कर रही है, बल्कि महिला अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने वाले महिला मोर्चा करवा रही है। ये प्रमाण है इस बात का कि सोनिया गांधी जी ने महिलाओं के प्रति मात्र साउंड बाइट देने का काम किया है। महिलाओं का अगर वो असली कष्ट समझती तो ना तो उनके राज्य में महिलाओं पर अत्याचार बढ़ता। भारतीय जनता पार्टी से स्मृति ईरानी हुई नाराज। क्या भारतीय जनता पार्टी से उनका सियासी सफर अब खत्म होने वाला है? और क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ स्मृति ईरानी अब आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकती है? और दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले स्मृति ईरानी आखिरकार क्यों बीजेपी से नाराज बताई जा रही है? और क्या बीजेपी ने लॉलीपॉप देने की कोशिश स्मृति ईरानी को की? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा आज का सबसे खास प्रोग्राम। और आज के इस प्रोग्राम में हम यही बात कर रहे हैं कि क्या दिल्ली में 70 सीटों पर होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले स्मृति ईरानी के तमाम सपने क्या पानी पानी हो गए? क्या स्मृति ईरानी ने कभी सोचा भी नहीं था कि बीजेपी उन्हें उस मुहायने तक लाकर खड़ा कर देगी और उसके बाद उन्हें वापस पीछे खींच लेगी? क्योंकि स्मृति ईरानी ये मानकर बैठी थी कि दिल्ली में एक आध सीट तो बीजेपी उन्हें जरूर देगी, जिसके लिए उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी। और यहाँ तक देखा जाए तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दी थी। जो स्मृति ईरानी अमेठी में हारने के बाद में मीडिया से दूर हो गई थी, लाइमलाइट से दूर हो गई थी, चर्चाओं में रहने वाली स्मृति ईरानी किसी पार्टी पर बोल नहीं रही थी, वो दोबारा से एक्टिव होती हैं। लेकिन क्या ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि स्मृति ईरानी अगर दिल्ली में उन्हें बड़ी जगह नहीं दी गई और बीजेपी ने उन्हें टिकट नहीं दिया, तो क्या स्मृति ईरानी पर बीजेपी को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और नहीं था? इसी मुद्दे पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे खास सहयोगी अब्बास भाई मौजूद है। अब्बास भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस प्रोग्राम में आपका। और अब्बास भाई, मेरा पहला सवाल आपसे ये रहेगा कि क्या वाकई बीजेपी को इस बात की पूरी उम्मीद थी कि दिल्ली में स्मृति ईरानी कहीं नहीं टिक पाएंगी, दिल्ली में वो चुनाव नहीं जीत पाएंगी, किसी भी सीट से उन्हें उतार दो? दिल्ली की जनता ने उन्हें नकार दिया है जिस तरीके से अमेठी की जनता ने नकारा। और क्या वजह है कि आपने एक मुहायने तक लाकर स्मृति को खड़ा कर दिया और फिर आखिरी लिस्ट जो बीजेपी की तरफ से जारी की गई उसमें कहीं भी दूर दूर तक नाम स्मृति का नहीं था, जिससे खुद स्मृति ईरानी ये समझ गई कि बीजेपी में शायद अब उनकी गाड़ी आगे नहीं चल पाएगी? देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि बीजेपी ने स्मृति ईरानी को साइड लाइन कर दिया है, क्योंकि बीजेपी जब चाहे किसी को, आपने देखा कि सड़क से उठा करके शहंशाह भी बना देती है और किसी शहंशाह को सड़क में आकर दबा भी देती है। ये बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये अब तक का इतिहास रहा है। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपने देखा कि अभी हाल ही में जो चुनाव हुए थे पिछले 3 राज्यों में, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, तो उस चुनाव में किस तरह से जो है सीएमओ का चयन किया गया था। यानी कि भजन लाल शर्मा जो पहली बार के विधायक थे, उनको सीधा उठा करके पर्ची से सीएम का चयन किया गया और सीधे उठा करके सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया गया। वहीं पर आपने देखा कि ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी हुआ, सीएम बदला गया। शिवराज सिंह चौहान जो 4 बार के मुख्यमंत्री रह चुके थे, जिन्होंने तरह तरह की योजनाएं थी, जिनके फेस पर जो है मध्य प्रदेश के अंदर चुनाव भी लड़ा गया था, लेकिन उनको साइड लाइन कर दिया जाता है और मोहन यादव को जो है मध्य प्रदेश का सीएम बना दिया जाता है। इस तरह से छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव साय के साथ में ऐसे ही होता है। हालांकि वो पुराने नेता हैं, लेकिन उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा सपने में कि वो सीएम पद के लायक या सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद उनको सीएम बना दिया जाता है। और ऐसे ही कितने नेताओं का उन्होंने बीजेपी ने करियर खत्म भी कर दिया है। क्या अभी दिल्ली में लोकसभा चुनाव हुए थे, लोकसभा चुनाव में क्या हुआ, 7 सांसद जो थे उसमें सिर्फ 1 सांसद का टिकट दोबारा से दिया, यानी कि 6 सांसदों को टिकट काट दिए। और उस 6 सांसदों में से भी 2 सांसदों को सिर्फ दिल्ली के चुनाव में उतारा, चारों को तो बिल्कुल खत्म कर दिया। यानी कि
यानी कि बीजेपी जब चाहे, और ऐसे कई सारे हैं, मैं लिस्ट बहुत लंबी है। और मैं उसी का अब्बास भाई जिक्र करना चाहूंगा। मैं बात यही करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में मैं बताऊंगा दर्शकों को कि किन किन चेहरों को बीजेपी ने दरकिनार किया, साइड लाइन किया। और सुनिएगा, मैं अपने दर्शकों को बोल रहा हूँ थोड़ा ध्यान से। बीजेपी में जो साइड लाइन किया गया उनमें सबसे पहला नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया का आता है। ये वही ज्योतिरादित्य सिंधिया है जो अपना दल बल लेकर भारतीय जनता पार्टी में आते हैं। उन्हें स्टार्टिंग में खूब खातिरदारी तो की जाती है, लेकिन अब कहीं कोई रोज ज्योतिरादित्य सिंधिया का नहीं रह गया है। उन्हीं में एक नाम है एकनाथ शिंदे का, यानी कि 4 दिन की चांदी और फिर अगली रात। केवल 2.5 साल के ही सीएम बन पाए एकनाथ शिंदे, और जब दोबारा सरकार बीजेपी की बनी तो शिंदे को पूरी तरीके से साइडलाइन कर दिया गया। इसमें ऐसे बहुत सारे नाम हैं जिनमें मैं चिराग पासवान का नाम भी लेना चाहूंगा, जिन्हें दिल्ली में 1 सीट दी गई है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो बीजेपी के जितने भी सहयोगी, उसमें एक नाम स्मृति ईरानी का है। और जिस तरीके से अब्बास भाई हमने बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनको गिनवाए हैं, और आप भी अगर हो तो उन नामों को गिनवाइए। मैं यही गिनवाना चाह रहा हूँ कि आपने जो अभी नाम गिनवाए वो ऐसे लोगों के नाम गिनवाए जो दूसरे दलों से छोड़ करके जो है भाजपा के अंदर आए थे, यानी कि बीजेपी के अंदर आए थे। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे नाम हैं जो बीजेपी के ही शुरू से रहे हैं और अभी भी बीजेपी के अंदर हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी ने उनको साइड लाइन कर दिया है। जैसे कि मैं आपको नाम गिनवाता हूँ, जैसे अनुराग ठाकुर का नाम ले लीजिए। पहले वो मंत्री हुआ करते थे, केंद्र में मंत्री रहे हैं, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के मंत्री रहे हैं, खेल मंत्री रहे हैं, लेकिन इस बार आपने देखा उनको कोई भी मंत्रालय नहीं दिया गया, सिर्फ एक सांसद बन करके वो रह गए हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो स्मृति ईरानी का भी उसमें नाम है। जैसे स्मृति ईरानी को पहले सांसद वगैरह दी, लेकिन उसके बाद में पार्टी के अंदर उन्हें कोई भी बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई। इसके अलावा डॉक्टर हर्षवर्धन जो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे और उनको टिकट तक नहीं दिया गया दिल्ली के चुनाव में, आप देखें। इसके अलावा और भी नाम है, तो काफी लंबी लिस्ट है, बहुत लंबी लिस्ट तो है। लेकिन आखिरकार मैं अपने दर्शकों को ये जानना वो चाह रहा हूँ, मैं आपसे अब्बास भाई सवाल ही करना चाह रहा हूँ कि क्या बड़ी वजह है कि फायर ब्रांड नेताओं में एक मानी जाती है स्मृति ईरानी, और 2014 से पहले जिस तरीके से अगर मैं कहूं तो सड़कों पर प्रोटेस्ट करना। और मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बता दूंगा कि 2014 से पहले स्मृति ईरानी का एक वीडियो हमारे पास आया है, और वो वीडियो मैं अपने दर्शकों को शुरुआत में जरूर दिखाऊंगा कि 2014 से पहले आप तस्वीर देखिए किस तरीके की उनकी थी, सड़कों पर प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन और तमाम मुद्दों को उठाते हुए। लेकिन 2014 के बाद वो तमाम मुद्दों को भूल गए, और यहाँ तक कि देखा जाए जब से 2014 के बाद मोदी जी की सरकार बनी, स्मृति ईरानी के जुबान पर अब्बास भाई एक ही नाम था, और वो नाम केवल गांधी परिवार का था। और मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी असली लड़ाई महंगाई, बेरोजगारी, शिक्षा, इन मुद्दों से नहीं थी। देश को बेहतर किया जाए, इन मुद्दों से उनकी बातचीत नहीं थी। उनकी जो लड़ाई, असली लड़ाई थी, वो गांधी परिवार से थी, क्योंकि जब भी बात करती थी गांधी परिवार, जब भी बात करती थी गांधी परिवार। आखिरकार क्या बड़ी वजह है कि इतनी बड़ी दुश्मनी गांधी परिवार से वो रखती थी, और आखिरकार क्यों अब जाकर वो ठंडी होती नजर आई? देखिए, आपके सवाल का जवाब मैं बाद में दूंगा। पहले मैं थोड़ा सा जिसमें कंटिन्यू उसको करना चाहूंगा कि मैं लिस्ट के नाम गिनवा रहा था कि किन किन को साइड लाइन बीजेपी ने अब अलग किया है। इसमें सबसे बड़ा नाम आता है वसुंधरा राजे का, जो राजस्थान की सीएम रह चुकी है, और अभी उनके पास में पार्टी के अंदर कोई भी पद नहीं है, यानी कहीं ना कहीं उनको भी साइड लाइन कर दिया। और सबसे बड़ी अगर बात देखें आप, मजे की बात भी है, लाल कृष्ण आडवाणी जो 2014 में आने से पहले, जब 14 से पहले तक सब पूरी कमान उनके हाथ में हुआ करती थी, जो उप प्रधानमंत्री भारत के रह चुके हैं, पार्टी को बनाने में, संगठन के बनाने में उनका कितना बड़ा हाथ रहा है। सबसे पहले तो मोदी और शाह ने उनको साइड लाइन कर दिया। इसके अलावा मंत्री रविशंकर प्रसाद जो कानून मंत्री रहा करते थे, 2 बार कानून मंत्री रहे हैं, उसके बाद में उनको साइड लाइन कर दिया। और ऐसे ना जाने कितने नाम हैं जिनको बीजेपी ने साइड लाइन कर दिया, यानी कि जिसको चाहते हैं उठा देते हैं और जिसको चाहते हैं दबा देते हैं। तो ऐसे अब मैं आपके सवाल पर आता हूं कि आपने कहा कि कांग्रेस पर और गांधी परिवार पर स्मृति ईरानी बहुत ज्यादा आक्रामक रहा करती थी 2014 के पहले से, और 2019 के बाद में तो और भी ज्यादा आक्रामक हो गई थी, क्योंकि जब उन्होंने अमेठी से राहुल गांधी को हराया तो अब उनको ऐसा लगने लगा था कि मैं ही सब कुछ हूँ, और मैं, यानी कि बीजेपी के अंदर अगर मोदी जी के बाद में कोई बड़ा स्थान है तो वो मेरा है।
ऐसा वो अपने आप को समझने भी लगी थी। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि कोई बड़ा बयान अब कांग्रेस को लेकर के वो नहीं दे रही है, बल्कि नरमी जो है उन्होंने कांग्रेस के प्रति आजमा ली है, तो इसके ये मायने लगाए जा रहे हैं कि क्या भविष्य में स्मृति ईरानी कांग्रेस की तरफ आ सकती है। ये बिल्कुल सही बात है और सोचना कयास का बाजार गर्म है और कयास लगाए जा सकते हैं। कयासों में कोई भी दुराई नहीं है। जो इंसान किसी को लेकर इतना ज्यादा आक्रामक रहा हो, जिसने कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं छोड़ा हो जिसको घेरने की कोशिश ना की हो और उसके बाद में वो चुप्पी साध ले, तो कयास लगाने तो वाजिब है। क्योंकि जो स्मृति ईरानी, राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे सोनिया गांधी हो, किसी मुद्दे पर उनको नहीं छोड़ा है। लेकिन जैसे वो अब नरमी बरतती जा रही है, इससे ये साफ जाहिर लग रहा है कि स्मृति ईरानी जो अपने भविष्य हो सकता है कांग्रेस के अंदर देख रही हो, क्योंकि अब बीजेपी में वो समाप्ति की ओर बढ़ रही है, क्योंकि बीजेपी ने उनको साइड लाइन कर दिया है। जैसे कि ये अटकलें थी कि दिल्ली चुनाव में उनको चुनाव लड़ाया जा सकता है, लेकिन ना तो दिल्ली के चुनाव में उनको लड़ाया गया और ना ही इससे पहले भी चुनाव हुए। वो उन्होंने ये भी सुनने में आया था कि राज्यसभा जो है स्मृति ईरानी को भेजा जा सकता है, लेकिन राज्यसभा भेजने की अटकलें भी अब खत्म हो गई हैं। यानी कहीं ना कहीं पूरी तरह से स्मृति ईरानी को साइड लाइन कर दिया गया है। अब आगे भविष्य में क्या होता है ये देखना काफी दिलचस्प होगा। और क्या वाकई अब बीजेपी से सियासी सफर जो है वो स्मृति का खत्म होता नजर भी आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली चुनाव से पहले उन्हें टिकट नहीं दी गई, ये अपने आप में सवाल खड़ा करता है। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। मुझे और सहयोगी को इजाजत दीजिए।